हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रोमन एंड आप सभी लोग को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसी पे। सो गाइस, आज की ये वीडियो आप सभी लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सीएसडी में बीएलएलबी 9 सेमेस्टर के स्टूडेंट है या अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है एंड अगर आपका सब्जेक्ट है जेंडर जस्टिस एंड फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस, तो आज की इस वीडियो में आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट के जेंडर जस्टिस एंड फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके एग्जामिनेशन के लिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं गाइस। इस सब्जेक्ट को लेकर काफी सारे मन में डाउट्स आते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस का, उन सभी डाउट्स का इस वीडियो में आपको समाधान मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, एंड आप लोगों ने जो भी मुझसे क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे थे उन सभी क्वेरीज का भी मैं आज आपको यहां पे जवाब देने वाला हूं। तो यानी अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट इन टॉपिक्स को कैसे क्या करना फुल मेंटरशिप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो गाइस, आपको सिर्फ एक काम कर लेना, अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लीगल ग्लोसी चैनल को, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। सो देखो, ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये एक सब्जेक्ट यानी नहीं है, ये हमारे लिए सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, आप आज इसको सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ सकते हैं। ठीक, एक चीज मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि वीडियो पूरी देखना, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, वीडियो पूरी देखना। अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फिर आप हमसे नहीं कह सकते कि आपने ये बताया वो बता दो। वीडियो पूरी देखना बिना स्किप करे हुए। अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो मैं हटा जा रहा हूँ भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप बस इतना देख सकते हो, बट आपको अच्छे मार्क्स लाने तो वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखना। तो देखो, ये जो हमारा जेंडर जस्टिस एंड फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस का जो टॉपिक है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। ओके, ये बहुत ही कह सकते हैं हार्श रियलिटी रही है दोस्तों। उस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना होगा। हालांकि अब जो इन करंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो दोस्तों, अब ये काफी सारी चेंजेस हो चुकी है। तो देखो, अगर मैं इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूं, जेंडर जस्टिस फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस क्या है भाई। आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक भारत में जो महिलाएं थी, जो वुमेन थी, उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनको इक्वल राइट नहीं मिलते थे, फिर वो चाहे इनहेरेंट के राइट हो, उत्तराधिकार के राइट हो, आपके प्रॉपर्टी के राइट हो, कई सारे अधिकार से उनको वंचित रखा जाता था। उनको कई सारी प्रॉब्लम्स होती थी। उनके लिए समय समय पे कई सारे मूवमेंट करे गए, कई सारे आंदोलन हुए, कई सारी चीजें हुई दोस्तों। तो आजादी से पहले से लगा के आजादी के बाद तक एंड कई सारे लॉज है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। फिर भी क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस खास तौर पे महिलाओं के लिए लाए गए। तो इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में आपको कवर अप करना होगा। तो मैंने ये सारी चीजें आपको क्यों बताई, बिकॉज आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेसिक से बिल्कुल समझना। मैं यहाँ पे यूनिट्स आपको नहीं बताने वाला हूँ। आपका जो सिलेबस है सीएसडी में बीएलएलबी 9 सेमेस्टर का, उसमें जो यूनिट्स दी हुई उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। बट हाँ, जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, आप उन टॉपिक्स पे जरूर फोकस करना है। आपका सिलेबस सही, ओके, जो मैं बता रहा हूँ ये आपका सिलेबस सही, ओके। मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने टोटल 6 पार्ट में आपका जो सब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर दिया। अब जो मेरा पार्ट फर्स्ट है दोस्तों हम लोगों का, इसके ऊपर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, पार्ट फर्स्ट से पहले मैं स्टार्ट करूंगा पार्ट सेकंड को। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखो, जो पार्ट सेकंड है ये आपके पूरे सिलेबस में कहीं नहीं दिया गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चंस जरूर आ जाएंगे। देखो, प्रॉब्लम क्या है सीएसडी में बीएलएलबी 9 सेमेस्टर स्टूडेंट की, जो ये आपका सब्जेक्ट है, देखो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आप अपने मर्जी से लेते हैं या कॉलेज वाले आपको दे देते हैं भाई। अब होता क्या, इसके ना तो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, ना इसकी सेपरेट वीडियो मिलती है यूट्यूब पे, एंड ना ही कोई लेक्चर्स इसके रिलेटेड मिलते हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं। कॉलेज में पूछेंगे जाके तो वो भी आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा कि आपकी इस समस्या का समाधान मैं कर देता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए भाई, आप जिस सब्जेक्ट का बेस पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए आपको भाई। आप पढ़ रहे हैं जेंडर जस्टिस एंड फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लैंगिक न्याय या नारीवाद न्याय शास्त्र। तो देखो, जेंडर जस्टिस क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लैंगिक न्याय। ठीक, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट पॉइंट ये आपका शॉर्ट या लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, मैं ऐसा प्रिज्यूम करके चलो, आपको जरूर पढ़ना है। ठीक, देन सेकंड टॉपिक आपका क्या आता है, फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस, नारीवाद न्याय शास्त्र। तो देखो, ये दो टॉपिक आपको करने करने, आपके सिलेबस में नहीं दिएगा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिएगा, बट इंपॉर्टेंट है, आपको करने ही करने, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। देखो, देन इसके बाद एक डिफरेंस बिटवीन आपका क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस क्या क्या होता है। देखो, डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये क्वेश्चन एक आपका आ सकता है। एंड इसके अलग सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी। अब भाई पूरी बात तो लोग जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, तो जेंडर के बेस पे बहुत सारी इनइक्वालिटीज हुई है दोस्तों। आप चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कहें या प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें, ओके, आजादी से पहले भारत की बात करें, आजादी के बाद के भारत की बात करें, उसमें महिलाओं के साथ जो जेंडर इनइक्वालिटी होती थी वो होती थी, वो फैक्ट है। बट क्या होती है जेंडर इनइक्वालिटी, ये तो आपको पता होना चाहिए ना दोस्तों। जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है 4 नंबर का। ठीक, मैं ऐसा प्रिज्यूम करके चल रहा हूं। तो यहां से एक इंट्रोडक्शन पार्ट आप इसको कह सकते हैं। देन अब हम यहाँ पे मेन टॉपिक्स पे आते हैं। देखो, ये भी मेन है, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं मान के चलो आ जाएंगे। ठीक, पार्ट फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, प्री इंडिपेंडेंस
तो यहाँ पे दोस्तों बात कर रहा है वुमेन इन प्री इंडिपेंडेंस इन इंडिया। ओके, तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया था, आपको इस यूनिट में अगर मैं आपको देखने की बात करूं तो आपसे नहीं सिंपली ये पूछा जा रहा है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आजादी से पहले भारत में जो महिलाएं थी, जो वुमेन्स थी, उनकी क्या सिचुएशन थी, इनइक्वलिटी, उनके साथ क्या क्या अन्याय होता था, उनके लिए उनके न्याय को पाने के लिए उनके साथ उनको न्याय दिलाने के लिए क्या क्या मूवमेंट हुए, क्या क्या आंदोलन। तो इस चीज के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए मेनली, यानी आप कह सकते हैं तो जेंडर जस्टिस एंड इनइक्वलिटी जो हुई वुमेन्स की उसकी हिस्ट्री है ये। ओके, इसको हम लोग इस पॉइंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं, पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए लॉन्ग में आ सकता है, सोशल एंड लीगल इनइक्वालिटी, सामाजिक एंड कानूनी असमानता है। तो भाई वुमेन्स के साथ जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया था, जो आजादी से पहले था भारत था, उसमें जो है 1947 से पहले उसमें भाई जो वुमेन्स थी उनके साथ क्या सोशली इनइक्वालिटी होती थी, सामाजिक तौर पर उनके साथ क्या असमानताएं होती थी, उनके साथ क्या इनइक्वालिटी होती थी, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन लॉन्ग में आने के चांसेस काफी ज्यादा, याद रखना। देन इसके साथ में अगर सामाजिक सोशल तो होते थे लेकिन कुछ लीगल इनइक्वालिटीज भी होती थी, कानूनी रूप से भी उनको हक नहीं मिलता था, उनके जो राइट्स होते थे वो नहीं मिलते थे, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो एक ही चीज होगी यानी। ओके, देन इसके बाद आता है कि भाई ये सारी चीजें जो हमारी चल रही थी, सामाजिक इनइक्वालिटी भी होती थी, सामाजिक असमानताएं का झेलना पड़ती थी, कानूनी असमानताएं भी इनको झेलनी पड़ती थी, लीगल इनइक्वालिटी भी झेलनी पड़ती थी वुमेन्स को। तो हुआ क्या, इसके बाद में अब समाज में क्या हुआ, एक कह सकते हो रिजोल्यूशन आने लगा भाई, एक तरह से क्या हुआ, रिफॉर्मेशन आने लगा। ठीक, अब क्या हुआ कि कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो गए, सामाजिक सुधार आंदोलन शुरुआत हो गए, एंड जिसकी शुरुआत हम कह सकते हैं हमारे महात्मा गांधी की तरफ से करी गई थी। तो इसमें कुछ गांधीयन मूवमेंट है जिसमें गांधी जी ने काफी ज्यादा चीजें बात करी थी कि जो जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर काफी सारी चीजें करी थी, बात करी थी। तो उन्होंने बताया था कि कैसे इनको सम्मान मिलना चाहिए, इस चीज में इनको ये मिलना चाहिए, हर एक उनका जो आंदोलन था, चाहे वो हर एक आंदोलन, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई थी। तो आपको क्या करना, जो गांधी जी ने जो मूवमेंट स्टार्ट करते, जो आंदोलन करे थे, तो उसमें आपको स्पेसिफिक ये पढ़ना है कि उन्होंने मूवमेंट में जेंडर इनइक्वालिटी एंड फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड क्या क्या बातें कही थी एंड क्या क्या व्यूज थे। ओके, तो आपको ये जरूर से जरूर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी लीव आउट मत करना। ओके, मोस्टली आपको जो गांधी जी के जो विचार थे, जो जेंडर इनइक्वालिटी को रिलेटेड थे, वो काफी ज्यादा आप उसको पढ़ेंगे तो आप उनके बारे में समझेंगे, एंड इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना भी चाहिए। एज अ वुमेन अगर आप हैं तो बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए। एक चीज अगर मैं आपसे और कहूं इस लॉ के बारे में, देखो यहाँ पे मैं टॉपिक्स के साथ साथ आपको यानी अवेयर भी कर रहा हूँ कि क्यों ये सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे बॉय हो या गर्ल हो। ओके, ये सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक, आप है, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक, आप एज अ वुमेन मान के चलिए, कोई वुमेन ये वीडियो देख रही है, कोई गर्ल ये वीडियो देख रही है, ठीक, आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे पहले की जो पीढ़ी थी, आपसे पहले जो आपके एंसेस्टर जो वुमेन्स थी, हाँ, आपकी ग्रैंड मदर, उनके ग्रैंड मदर, उन्होंने क्या क्या सफर करा है, उनके साथ क्या क्या होता था। यानी ये नहीं कर रहा हूं कि मारपीट होती थी, लेकिन हाँ उनके पास कौन कौन से उनको इनइक्वालिटीज का सामना करना पड़ता था, एटलीस्ट आपको ये तो पता होना ही होना चाहिए। तो इनइक्वालिटी जो इनइक्वालिटी होती थी, उन इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए कौन कौन से मूवमेंट आए थे, कौन कौन लोग आगे आए थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वही चीज हो रही। सेकंड पॉइंट इसमें हमारा क्या रहा, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में, सामाजिक सुधार आंदोलन में, वो हमारा रहा नेहरू जी के व्यूज, ज्वाइंट फैमिली को लेकर, संयुक्त परिवार प्रणाली को लेकर नेहरू जी के क्या विचार थे, किसके संबंध में, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, किसके संबंध में, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर। ठीक, तो ये चीज आपको पढ़नी ही पढ़नी, नेहरू जी के क्या व्यूज थे ज्वाइंट फैमिली को लेकर, संयुक्त परिवार प्रणाली को लेकर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गलती से भी लीव मत करना, गलती से भी, जो मैंने अभी दो टॉपिक्स आपको कवर किया, गलती से भी लीव नहीं करने। तो ये हमारा प्री इंडिपेंडेंस इंडिया हो चुका है। नाउ अब हमारा प्री इंडिपेंडेंस इंडिया हो गया, इतना हमें समझ में आ गया कि क्या क्या उन लोगों ने सफर किया था एंड कौन कौन से मूवमेंट आए थे, ठीक, आजादी से पहले। अब आजादी की बात करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट आजादी के बाद के भारत की बात करते हैं, क्या चीजें थी महिलाओं की। ठीक, तो देखो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया यानी भारत आजाद हो गया, भारत का संविधान आ गया। ठीक, अब जैसे ही भारत का संविधान आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसमें प्रियम्बल आपका आता है, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। तो उसमें भाई कौन कौन सी चीजें हम कह सकते हैं, इक्वलिटी यानी प्रोविजन, प्रियम्बल को हम लोग आपको लिंक करके देखना किसके साथ में, प्रियम्बल कैसे इक्वलिटी की बात करता है, प्रियम्बल हमारा इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। तो उसको उस परिप्रेक्ष्य में आपको समझना होगा कि जेंडर इक्वलिटी की बात किस तरह से प्रियम्बल करता है, एंड ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है डिटेल में। ओके, मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज पूछी जा रही है, इक्वल प्रोविजंस फॉर वुमेन,
इक्वल प्रोविजन फॉर महिला समानता के प्रावधान, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस आपके वुमेन्स को इक्वल करने के लिए इक्वल प्रोविजन दिए गए थे, उनको समानता मिले, उनको इक्वल राइट्स मिले। ओके, तो उसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन आ रहा है कि डीपीएसपी के अंदर एंड फंडामेंटल राइट के अंदर, ठीक, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट, जिनको हम लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मैं एक मिनट पेज आपका ले रहा हूँ, एक मिनट को मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जस्ट वेट 1 मिनट। ओके, तो देखो महिलाओं के लिए समानता के प्रावधान, ठीक, तो इसमें देखो आपको कौन कौन से आपको पढ़ना है। देखो एक आपको जो डीपीएसपी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य के नीति निदेशक, इसके अंदर में कौन कौन से समानता के अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए महिलाओं के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आपको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के तहत अंतर्गत आपको महिलाओं के लिए कौन कौन से समानता के प्रावधान या अधिकार दिए गए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग में आएगा जरूर, ये आप लोग मान के चले, मुझे 95% श्योर हूं मैं। ओके, एंड इसी के साथ दोस्तों एक टॉपिक आपका यहाँ पे ये बन रहा है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई इस पे बात नहीं करेगा, कोई आपको बताएगा भी नहीं। अगर जेंडर ये जो जेंडर जस्टिस एंड फैमिली जस्टिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कुछ अच्छाइयां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी महिलाओं के लिए, तो कुछ उसका एक नेगेटिव पार्ट भी आता है, एंड दैट इज आर्टिकल 23। अब आर्टिकल 23 आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, इसके संक्षेप में आपको पढ़ना है, इसके साथ में पढ़ना है आपको, जो भी ये पढ़ना है। हाँ, आप इसको नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं पढ़ना है, आपको इसको किस पर्पस से पढ़ना है, जेंडर जस्टिस के पर्पस से, जेंडर इनइक्वालिटी के पर्पस से, फैमिलिस्ट जस्टिस के पर्पस से। ओके, आप सर्च करना गूगल पे, आपको मिल जाएगा बहुत सारा कंटेंट एंड मटेरियल, बट याद रखना वही पढ़ना जो इंडियन वेबसाइट पे दिया हो। ओके, नाउ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 23 की। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 23 में एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है, ठीक, कि आप किस तरह के हुए थे। तो देखो एक आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पूछा जा सकता है, मानव तस्करी के बारे में, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा जब मैं आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। सेकंड, आपका फोर्स लेबर, यानी आप क्या करा रहे हैं भाई, जबरदस्ती आप श्रम करा रहे हैं, ठीक, तो इसके बारे में आप पूछा जा सकता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन फॉर वुमेन, महिलाओं का शोषण के संबंधित में, इससे संबंधित आपका आर्टिकल 23 में इन सभी चीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकता है, या आपको सिर्फ क्या कि आर्टिकल 23 एक नेगेटिव पर्पस से बताएं, या आर्टिकल 23 जहां भी आपको दिखे जेंडर जस्टिस एंड फैमिली जस्टिस में, तो आप समझ लेना ये 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इनसे संबंधित आपको वहां पे आंसर लिखना होगा, नोट डाउन करना होगा। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा जो यूसीसी का टॉपिक आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक सहायता प्राप्त। अब देखो यहाँ पे मैंने इसके नीचे कुछ मेंशन नहीं किया, तो आप सभी लोगों का यार इंपॉर्टेंट तो है नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ जितने टॉपिक्स लिखे हैं इन सभी में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मुझे इसका बहुत ज्यादा बिलीव लग रहा है, ठीक। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको कैसे पढ़ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, अगर मैं कहूँ एक तरह से तो आपका डीपीएसपी जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये समानता के अंदर उसी के अंदर कवर अप हो जाएगा, ठीक, क्योंकि डीपीएसपी आपका कहाँ पे यूसीसी आपको कहाँ दिया, डीपीएसपी के ही पार्ट में दिया हुआ है, ठीक। तो डीपीएसपी आपको यूसीसी कैसे पढ़ना है, टुवर्ड जेंडर जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन, महिलाओं के सम्मान के लैंगिक न्याय और समानता प्राप्त करने की दिशा में अवधारणा, उसके संबंध में आपको यूसीसी पढ़ना है, ठीक। ओके, अब यूसीसी में आपको क्या पढ़ना है, यूसीसी का पर्पस, यानी इसको कह सकते हैं कि यूसीसी कैसे जेंडर जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन की बात करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे अगर ये आएगा, यूसीसी आएगा तो उसके क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं वुमेन्स को, एंड साथ ही साथ इसमें क्या क्या चैलेंजेस या चुनौतियां आ सकती हैं, एंड इससे क्या क्या कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। एज यू नो, जब यूसीसी आएगा तो पर्सनल लॉज जो अभी एग्जिस्टेंस में है उनका कुछ ना कुछ प्रोविजन हटेगा ही हटेगा। तो दोस्तों इस चीज को याद रखना, तो उसमें जब पर्सनल लॉ की बात आएगी तो उसमें वुमेन्स के काफी सारे राइट्स, हर एक पर्सनल लॉ के बारे में उनके अलग अलग राइट्स भी दिए हुए हैं, जो कि मैं भी आपको बताने वाला हूँ, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी लीव आउट ना करना। जो मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पर मेंशन नहीं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप कॉपी पे नोट डाउन जरूर करें, तभी मैं करता हूँ, वीडियो मेरी पूरी देखा करें, इसकी बिल्कुल ना करा करें, ठीक। इसके बाद हमारा टॉपिक आ रहा लास्ट इस पार्ट का, डिफरेंट पर्सनल लॉ के तहत अनइक्वल पोजीशन एंड राइट्स ऑफ वुमेन, यानी जो कई सारे पर्सनल लॉज हैं, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदूज का लॉ है, मुस्लिम्स का लॉ है, क्रिश्चियन का लॉ है, पारसी का लॉ है, तो इन सभी लॉ के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो वुमेन्स है उनकी अनइक्वल पोजीशंस क्या बताई जा रही हैं, भाई अनइक्वल पोजीशन दी जा रही है उनकी, साथ ही साथ उनके क्या क्या राइट्स उसमें अवेलेबल है। तो देखो इसको ज्यादा डिटेल में तो आप नहीं कर सकते, क्या करना आप मेजरली क्या कर सकते हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड क्रिश्चियन एंड पारसी लॉ, इसमें से दो या तीन लॉज आप सेलेक्ट कर लेना, ओके, 2 या 3 लॉ ही सिलेक्ट कर लेना, ठीक। एंड उसमें उनकी अनइक्वल पोजीशन के बारे में कुछ लाइन लिख लेना, एंड कुछ राइट्स उसके बारे में लिखना, 4 to 5 राइट्स लिख लेना, देन अपने आप अपना आंसर बना के लिख सकते हो, ठीक। अगेन कुछ ना कुछ तो आना चाहिए इससे भी, ठीक। हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ आएगा, किसी से शॉर्ट आएगा, किसी से लॉन्ग आएगा, बट आएगा जरूर। अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रही हो गाइस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है, ओके। पूरे YouTube चैनल पे, कहीं भी YouTube पे आपको जेंडर जस्टिस एंड फैमिली जूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो नहीं मिलने वाली इस तरह से, तो प्लीज
वीडियो लाइक जरूर करना, अभी के अभी लाइक कर दो दोस्तों। ओके, नाउ हमारा जो पार्ट 4 है सेक्स इनइक्वालिटी इन इनहेरिटेंस राइट। अब इनहेरिटेंस राइट की बात की तो उत्तराधिकार की बात हमारे यहाँ पे कर रहा है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। आप लोगों में जो भी अगर मैंने हिंदी में नहीं मेंशन कर रखा तो परेशान मत होना, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। आपको मैं एक बार वर्ड बता दूंगा, आप इसको माइंड में कनेक्ट करके रखना, ठीक। तो सेक्स इनइक्वालिटी इन इनहेरिटेंस राइट, ठीक। तो यानी कह सकते हैं कि भाई जो जेंडर के थ्रू क्या होती थी, इनहेरिटेंस राइट पे भी इनइक्वालिटी होती थी उस समय। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक आ रहा है इनहेरेंट पोजीशन एंड राइट्स अंडर पर्सनल लॉ। तो देखो जो पर्सनल लॉ सभी के अलग अलग पर्सनल लॉ है, उसमें जो इनहेरेंट राइट्स होते थे, उत्तराधिकार के अधिकार जो होते थे हर एक पर्सनल लॉ में वुमेन्स के लिए क्या है ये आपको पता होना चाहिए, एंड की क्या क्या पोजीशन है। ओके, नाउ इसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा क्या रहा, राइट ऑफ इनहेरिटेंस बाय बर्थ फॉर सन नॉट फॉर डॉटर। अब यहाँ पे ये बात हो रही दोस्तों कि कई सारे ऐसे अधिकार थे दोस्तों जो सिर्फ जन्म से ही लड़कों को मिलते थे प्रॉपर्टी पे, या इनहेरेंट राइट कह सकते हो उत्तराधिकार के, लेकिन लड़कियों को नहीं मिलते थे। तो उनके बारे में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक। नाउ थर्ड बात करना होगा इक्वल शेयर ऑफ डॉटर एंड सन। एज यू नो दोस्तों, अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया कि जो प्रॉपर्टी होती है उसमें इक्वल शेयर होता है डॉटर का भी एंड सन का भी, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, आई होप आप में से काफी सारे लोगों को जजमेंट का नाम पता होगा। अगर आपको जजमेंट का नाम या ईयर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ओके, नाउ ये आपका हो गया पार्ट 4। अब पार्ट 5 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन, आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं इस पार्ट 5 से। ओके, नाउ यहाँ पे बात हो रही है मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैवाहिक संपत्ति। तो वैवाहिक संपत्ति जो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इससे रिगार्डिंग क्या क्या लॉज आपके चल रहे हैं मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक। देन इसके बाद ये कॉन्सेप्ट है क्या, भाई मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, वैवाहिक संपत्ति होती है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो बेसिक सी चीजें आपको इतना पता होना ही होना चाहिए। नाउ इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर सेकंड आ रहा है सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति पृथक्करण, ठीक। तो देखो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। पृथक्करण, ठीक, संपत्ति पृथक्करण, ठीक, सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई भी वर्ड समझ ना आ रहा हो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, ठीक। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लॉ में क्वेश्चन ये आता है, ठीक। एंड साथ में इसके क्या पूछा जाता है कि इशू ड्यूरिंग डाइवोर्स प्रोसीडिंग, यानी आपको तो ये पता होना चाहिए कि जो सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी ये क्या होता है। सेकंड थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, कौन कौन से इशू आते हैं जब डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चलती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक, सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी में। नाउ थर्ड आ रहा हमारा मेंटेनेंस अंडर पर्सनल लॉ। अब जो भरण पोषण का अधिकार होता है वो हर पर्सनल लॉ में अलग अलग दिया होता है। मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करूंगा आप हिंदू एंड मुस्लिम लॉ का जरूर पढ़ लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। कुछ नहीं तो आपका एक शॉट उससे आ सकता है। ओके, नाउ ये आपका लॉन्ग वाला टॉपिक है दोस्तों, लॉन्ग में आपका आ सकता है ऑक्यूपेशनल राइट इन मैट्रिमोनियल होम्स, वैवाहिक घर में व्यवसायिक अधिकार, ठीक। तो ये एक आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। अब यहाँ पे जो पार्ट 6 हमारा है गार्जियनशिप डाइवोर्स, ठीक। यहाँ पे एक टॉपिक आपको याद रखना है गार्जियनशिप एंड डाइवोर्स, इसके बारे में अभी अच्छे से बता दो। देखो एक वर्ड आपको याद रखना होगा पैट्रिक करके, ठीक, पितृसत्ता, ठीक। तो ये इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग में आ सकता है। अब इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बताऊं, जस्ट मुझे 1 मिनट का समय दें। तो देखो गार्जियनशिप डाइवोर्स में आपको जो मैंने बताया पैट्रियार्की, पितृसत्ता, ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक। एंड गार्जियनशिप लॉ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में कौन कौन से चल रहे हैं, ठीक। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई डाइवोर्स केस हो रहा है, ठीक। मान लीजिए कोई डाइवोर्स केस हो रहा है, उस केस में जो आइडियोलॉजिकल रोल होगा गार्जियनशिप राइट का लीगल फ्रेमवर्क करने का, उसमें जो आइडियोलॉजिकल रोल प्ले करेगा पैट्रियार्कल, वो क्या होगा, तो ये भी आपका आ सकता है इस तरह से। देखो ये कुछ टॉपिक है, आप किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हो। देखो जो मैंने टॉपिक बताया, अभी मेरे पास कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं, आपके मन में डाउट होगा कि आप मुझे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा, अभी तक मेरे पास नहीं है, बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ एग्जाम से पहले आपको एनी हाउ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो पूरा एनालिसिस करूंगा किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी अगर आपसे मैंने जो डिस्कस किया अगर आया तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूरे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का बारे में आप बताएं क्या स्थिति थी जेंडर जस्टिस एंड फेमिनिस्ट की, तो आप यहाँ पे पूरा ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। एज ए पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात है तो पूरा ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सेक्स इनइक्वालिटी इन इनहेरिटेंस की बात है तो पूरा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी की बात है अभी पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपकी कवर अप हो चुकी हैं। छोटी सी गुजारिश है आप सभी लोगों से, एंड एक बात कहनी थी, देखिए 2020 में आप लोगों ने सफर स्टार्ट करा होगा अपना BLLB का हमारे यूट्यूब चैनल से दोस्तों, एंड फर्स्ट सेमेस्टर से, एंड आज आपका 9th सेमेस्टर आ चुका है, एंड आपका ये लास्ट ईयर चल रहा है दोस्तों। तो अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही है हमारे चैनल से जरूर बताना।
काफ़ी खुशी हो रही है दोस्तों, आप लोग लास्ट ईयर में आ चुके हैं, जल्द ही आप लोग 10th सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे एंड एडवोकेट या जज जो भी आपका सपना होगा वो बनेंगे। एंड मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि मेरी तरफ से जो भी हेल्प आप लोगों की हो सकेगी मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। फर्स्ट सेमेस्टर से आपके लगा के अभी तक मेरी तरफ से जितना डेडिकेशन हो सकता था मैंने करा है एंड आपके 9th सेमेस्टर में जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें मैं पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। एंड बाद में भी अगर आप जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो अपनी तरफ से जो भी हो सकेगा मैं आपके लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ओके, सो गाइस वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। कोई भी क्वेश्चन हो @legalraman.in आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं, या आप ऑफिशियल जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है लीगल गोसिप @legal gossip वहां पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स कर देगी। तो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।